जो हमें हर वक्त देख रहा है। अगले दिन प्राची के मन में सवालों की बाढ़ आ गई। उसने सबसे पहले रघु को पास बुलाया। रघु, ये चौथी खिड़की वाली बात तुमने पहले भी कही थी और कल रात कुछ अजीब हुआ। क्या तुम सच में कुछ जानते हो? मैडम, ये खिड़की, इसे जो भी हल्के में लेता है ये उसे तकलीफ देती है। डॉक्टर जोशी याद है आपको? वो जो 2 साल पहले अचानक गायब हो गए थे? वो गायब नहीं हुए थे मैडम, उन्हें ले लिया गया था। मैंने देखा था उस रात। उन्होंने खिड़की खोल दी थी सिगरेट पीने के लिए। उसके 2 हफ्ते बाद ही उनकी मौत हो गई। प्राची को रघु की बात पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, पर उसे अब जवाब चाहिए था। वो सीधे डीन घोष के कैबिन में पहुंची। सर, क्या आप मुझे शवगृह की चौथी खिड़की की असली कहानी बता सकते हैं? क्या सच में कुछ हुआ था? तुमने सही समय पर पूछा डॉक्टर प्राची, लेकिन जो जानोगे वो आसान नहीं होगा। उन्होंने कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा, जैसे कुछ याद कर रहे हों, और फिर बोले, उस खिड़की के नीचे कभी लाशें नहीं रखी जाती थीं, लेकिन 8 साल पहले एक केस आया था। एक लड़की निधि, उसका बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी। जब उसकी लाश आई तो उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। परिवार पहचान नहीं सका और बिना अंतिम संस्कार के उसे खिड़की के नीचे टेबल पर रख दिया गया। फिर क्या हुआ? अगले दिन उस समय की ऑन ड्यूटी डॉक्टर गायब हो गई। बस उसके खून से सनी चप्पल और कमर की बेल्ट उस खिड़की के नीचे मिली। हमने बहुत तलाश की पर कभी उसका शव नहीं मिला। क्या आपने ये बात किसी को बताई थी? नहीं, पर उस घटना के 6 सालों बाद नर्स कविता मेरे पास आई और उसने डॉक्टर जोशी की कहानी बताई। तब जाकर मैंने आदेश जारी किया, शवगृह की चौथी खिड़की हमेशा के लिए बंद रहेगी। प्राची का चेहरा अब गंभीर था। वो जान चुकी थी कि ये खिड़की सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, ये उसके दर्द की राह थी। वार्ड बॉय अजय को चौथी खिड़की की पूरी कहानी नहीं पता थी। एक रात ड्यूटी के दौरान उसने देखा कि खिड़की के पास बहुत धूल मिट्टी जमा है। बाकी कमरा साफ करने के बाद उसका ध्यान वहीं गया। उसने खिड़की की कुंडी खोली और झुककर सफाई करने लगा। जैसे ही उसने झाड़ू से खिड़की की जाली छुई, एक करंट उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। कविता, इस खिड़की के पास से ठंडी सांस जैसी लग रही है, कोई है क्या? नर्स कविता बाहर कॉरिडोर में ही थी, लेकिन तब तक उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। रात के 2:45 पर अचानक शवगृह से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। कविता भागती हुई अंदर पहुंची। वहां अजय फर्श पर पड़ा था, आंखें पूरी तरह खुली हुई, मुंह जैसे चीखते चीखते खुला रह गया हो, चेहरा सफेद और भयभीत। ऐसा लगा जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे वो सहन नहीं कर पाया। खिड़की की ओर देखा तो वहां एक लाल साड़ी में कोई औरत जैसी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था और अगले ही पल वो गायब हो गई। कविता सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि अजय ने वही गलती की थी जो पहले डॉक्टर जोशी कर चुके थे। प्राची डॉक्टर होने के साथ साथ थोड़ी आध्यात्मिक भी थी। उसने निधि की आत्मा की पीड़ा को समझा और तय किया कि वो इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएगी। उसने किसी तरह डीन घोष को मनाया और अगले अमावस्या की रात एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया। बाबा ने शवगृह की चौखट पर बैठकर तंत्र विधि की तैयारी शुरू की। लाल रंग की चंदन की रेखाएं, भस्म से घेरा और मंत्रोच्चार। प्राची ने अपनी जान की परवाह किए बिना चौथी खिड़की के सामने एक कैमरा लगाया और खुद विधि में शामिल हुई। जो आत्मा न्याय की प्यासी हो वो अब प्रकट होगी। डरो मत, सच को उजागर करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। रात के 3 बजे खिड़की
की जंजीरें खड़कने लगी और एक ठंडी हवा शवगृह में भर गई। कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तभी प्राची ने सुना, मुझे न्याय दो। एक परछाई धीरे धीरे सामने आई। वही लड़की, झुलसी त्वचा, अधखुले होंठ और खून से सनी साड़ी। मैं इंतजार करती रही हर रात। कोई मेरा सच नहीं जानता। किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई। मैं अधूरी रह गई। प्राची कांपती हुई खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं करूंगी। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊंगी। तुम्हें शांति दूंगी, ये वादा है। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए खिड़की पर भस्म फेंका और एक तेज चीख गूंजी, जैसे आत्मा ने वर्षों का दर्द उगल दिया हो। कमरे का तापमान सामान्य होने लगा, लेकिन हवा में अब भी भारीपन था, जैसे कोई दर्द अभी पूरी तरह गया नहीं था। बाबा महेश्वर नाथ ने जो भस्म निधि की आत्मा पर डाली थी, उसने उसकी व्याकुल आत्मा को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दिया। कमरे का तापमान सामान्य होने लगा और बाबा ने धीरे से प्राची से कहा, अब समय है उसे अंतिम मुक्ति देने का। जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा, ये पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। अगले ही दिन प्राची ने निधि के पुराने केस को दोबारा खुलवाया। डीएनए टेस्ट और अस्पताल के रिकॉर्ड्स के जरिए वो आखिरकार निधि के परिवार तक पहुंचने में सफल रही। जब परिवार को सच्चाई बताई गई तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनकी बेटी की आत्मा को कभी शांति भी मिल पाएगी। बाबा ने उस आत्मा पर फेंका वही भस्म उन्हें सौंपते हुए कहा, अब यही उसकी अस्थियां हैं। इन्हें विधि पूर्वक विसर्जित करें और आत्मा को मोक्ष दें। एक सप्ताह बाद पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ गंगा किनारे निधि का अंतिम संस्कार किया गया। उस रात शवगृह की चौथी खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। पहली बार कोई उंगलियों की आवाज नहीं आई, कोई परछाई नहीं दिखी। हवा स्थिर थी और कमरे में एक सुकून था, जैसे किसी ने वर्षों से रो रही आत्मा को गले लगा लिया हो। अस्पताल प्रशासन ने उस खिड़की पर अब एक ताले के साथ देवी की तस्वीर भी टांग दी। अब भी लोग कहते हैं कि कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय न मिले, और चौथी खिड़की सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, वो उसकी मौत की पुकार थी।